हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के डिफरेंट टॉपिक्स की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ और उसमें भी स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन को पहले पिकअप कर रही हूँ। अब ओपन डेल्टा वीवी कनेक्शन क्या है? ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक के ऑपरेशन की एक स्पेशल कंडीशन है और इसके तहत अगर 3 ट्रांसफार्मर्स जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से कोई एक अगर ख़राब हो जाता है तो हम उस ट्रांसफार्मर को रिमूव करके 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शंस हैं उनको हम ओपन डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफॉर्म करके रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक में जो 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की यूनिट्स होती है, उनमें से अगर एक यूनिट एक्सीडेंटली डैमेज हो जाती है तो हम उसे हटाकर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ओपन डेल्टा फॉर्मेट में करके रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। मतलब जनरेटिंग साइड से पावर लोड साइड की तरफ इन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करके हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक क्या है। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक जो है वो 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर की मदद से बनाया जाता है। 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक मैंने यहाँ शो किया हुआ है। इसमें 3 सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर्स है, ट्रांसफार्मर ए, बी और सी। इन तीनों ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरीज को हम स्टार या डेल्टा में करके 3 फेज़ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को हम क्रिएट करते हैं और सेकेंडरीज को भी हम स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करके हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी का कनेक्शन करते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है वो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का दिया हुआ है, तो पर फिर भी इस पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम को देखकर हम नहीं समझ सकते कि क्या प्राइमरी स्टार में कनेक्टेड है कि डेल्टा में है। सिमिलरली सेकेंडरीज को भी मैं नहीं समझ सकती कि वो स्टार में है कि डेल्टा में है। तो इन ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरीज और सेकेंडरी के दो दो टर्मिनल्स ट्रांसफार्मर बॉक्सेस से बाहर आ रहे हैं, उन टर्मिनल्स को हम नेमिंग कर दे रहे हैं। उन कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम प्राइमरी साइड्स के टर्मिनल्स को शो करने में कर रहे हैं और स्मॉल लेटर्स को हम सेकेंडरी साइड्स के टर्मिनल्स को शो करने में कर रहे हैं। तो अब इन टर्मिनल्स के नाम जो भी है, कैपिटल A1 A2 स्मॉल A1 A2 या B और C के रिस्पेक्ट में, तो हम किस हिसाब से डेल्टा बनाने के लिए आउट ऑफ दीज 3 प्राइमरीज डेल्टा कैसे बन रहा है वो यहाँ नॉमेनक्लेचर से समझ में आ सकता है। कैपिटल A1 और C2 को कनेक्ट करके हम ये वर्टेक्स क्रिएट कर रहे हैं। A2 कैपिटल A2 और B1 को कनेक्ट करके हम ये वर्टेक्स क्रिएट कर रहे हैं और C वर्टेक्स को हम ऐसे क्रिएट कर। तो डेल्टा की ये 3 लाइंस बाहर ऐसे आ रही, जिसका नाम हमने A, B और C दिया हुआ है। सिमिलरली स्मॉल लेटर्स वाले जो टर्मिनल्स है सेकेंडरीज के, उनको भी हमने इस तरीके से नॉमेनक्लेट करके उनके टर्मिनल्स को कनेक्ट करके, मतलब स्मॉल A1 और स्मॉल C2 को कनेक्ट किया, B2 और C1 को किया, B1 और A2 को कनेक्ट किया। तो इस तरीके से हमारे 3 वर्टाइसेस स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्रिएट हो गए और वहाँ से हमारी 3 आउटपुट लाइंस जो है वो स्मॉल a, b और c इस तरीके से हम बाहर शो कर। तो ये पूरा स्कीमेटिक डेल्टा डेल्टा कनेक्शन यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है, यहाँ से मुझे क्लियर, मुझे क्या किसी को भी क्लियर नहीं हो सकता। तो ये सारी बात हो गई 3 फेज़ ट्रांसफार्मर बैंक की, जिसमें 3 आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की मदद से हम 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी स्टार में या डेल्टा में क्रिएट कर सकते। ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरीज और सेकेंडरी, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स की प्राइमरीज और सेकेंडरीज को कनेक्ट करने के जो ग्रुप कनेक्शंस हैं उस पर मैं वीडियो अलग से डेवलप करके अपलोड कर दूंगी। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है।
अब मैं समझाती हूँ कि ओपन डेल्टा कनेक्शन जो जिस पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है एक्चुअली। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में से अगर एक ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम हटाकर बाकी के दोनों रिमेनिंग ट्रांसफार्मर्स को यूज़ करके ओपन डेल्टा कनेक्शन में हम रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई मेंटेन कर सकते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई का मतलब ये है कि प्राइमरी साइड से आने वाली पावर को हम सेकेंडरी साइड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर कहीं भी सप्लाई जो है वो ब्रेक नहीं होता, सर्किट यहाँ पर कंप्लीट रहता है। तो करंट ब्रेक होने का या पावर सप्लाई ब्रेक होने का कोई क्वेश्चन यहाँ पे अराइज नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर बैंक में से एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उस 3 फेज प्राइमरी कनेक्शन में से एक प्राइमरी हट गई है, 3 फेज सेकेंडरी कनेक्शन में से एक सेकेंडरी हट गई है, उसके बावजूद हम सप्लाई जो है वो जनरेटिंग साइड से लोड साइड का मेंटेन कर सकते हैं थ्रू ओपन डेल्टा कनेक्शन। ओपन वर्ड जो यूज़ किया हुआ है वो इसलिए है कि डेल्टा अगर होता तो 3 वाइंडिंग से डेल्टा फॉर्म होता। अब चूंकि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी हट गई है तो ये डेल्टा ओपन टाइप का हो गया है, या फिर इसे वी कनेक्शन भी बोला जाता है। तो इस कनेक्शन को मेंटेन अगर हम करते हैं, एक ट्रांसफार्मर एक्सीडेंटली डैमेज हो गया तो उसे हटा दिया, डेल्टा कंप्लीट नहीं है, ओपन हो चुका है, तो नाम दिया ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। अब हम देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई जो मैं कह रही हूँ कि ब्रेक नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि सर्किट जो है वो प्राइमरी साइड का ये है, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से वापस रिटर्न पाथ मिल जाएगा, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से रिटर्न पाथ मिल जाएगा, कहीं भी ब्रेक ऑफ द सर्किट नहीं। हाँ, ब्रेक ऑफ द सर्किट यहाँ है बट 3 फेज कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, वो भी करंट फ्लो करवाने के लिए ऐसे केपेबल है लोड से वापस ट्रांसफार्मर सेकेंडरीज में, या फिर ये वाला भी करंट मेंटेन हो सकता है थ्रू लोड। तो सर्किट यहाँ पर कंप्लीट है। मतलब ओपन डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई को मेंटेन करता है। आज इसके साथ मैं अगला पॉइंट ये डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन की क्वालिटी भी मेंटेन्ड रहती है कि नहीं, तो वो भी अभी मैं कंटिन्यूटी में डिस्कस कर रही हूँ। अब क्वालिटी मेंटेन कैसे रह रही है वो ऐसे, 3 लाइन वोल्टेजेस हम ओपन डेल्टा प्राइमरीज के सप्लाई साइड से दे रहे हैं। 3 लाइन वोल्टेजेस जो है वो VAB, VBC और VCA। अब लाइन वोल्टेजेस क्या है, तो लाइन वोल्टेजेस ये है कि ये तीनों जो वायर्स है जिसके थ्रू प्राइमरीज ओपन डेल्टा कनेक्शन में उसको सप्लाई दे रहे हैं, तो इन लाइंस के थ्रू सप्लाई देते हैं, इसलिए इनको लाइन वोल्टेज बोला जाता है। अब हम यहाँ पे 3 बैलेंस्ड लाइन वोल्टेजेस दे रहे हैं, मतलब बैलेंस्ड सप्लाई दे रहे हैं, और इन 3 लाइन वोल्टेजेस के जो नाम है वो VAB, VBC और VCA। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि तीनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। VBC जो है वो रेफरेंस के साथ 0 एंगल बना रहा है, VAB जो है वो रेफरेंस से 120 डिग्री आगे है, और VCA जो है वो रेफरेंस से 120 डिग्री पीछे है। तो इस तरीके से ओपन डेल्टा को हम 3 लाइन वोल्टेजेस बैलेंस्ड वाले दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और ये फेजर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर पोलर फॉर्मेट में, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में। तो ये फेजर्स को मैं फेजर डायग्राम के थ्रू बता सकती हूँ। तो VBC ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये रेफरेंस डायरेक्शन हो गई, इसके साथ VBC 0 एंगल पर है। VAB जो है वो 120 डिग्री आगे है VBC से, और VCA जो है वो VB से 120 डिग्री पीछे। तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, शायद मैंने VAB थोड़ी लेंथ में ज़्यादा बना दी है, पर तीनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है। अब ये तीनों बैलेंस्ड
सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बैलेंस सप्लाई में से दो वोल्टेजेस सेकेंड ट्रांसफार्मर थर्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरीज को जा रहा है, तो नेचुरली इन प्राइमरी से म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इनकी ही सेकेंडरीज में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इसकी वजह से VBC की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल VBC डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी में, सेकेंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में, और इसी तरीके से फर्स्ट ट्रांसफार्मर की थर्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से थर्ड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में भी म्यूचुअली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो डेवलप होगा वो जीरो फेज डिफरेंस पर होगा, मतलब इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये जीरो है तो ये भी जीरो, ये प्लस 120 डिग्री तो ये प्लस 120 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर बैंक का जो कनेक्शन है वो जो है वो जीरो फेज डिफरेंस वाले ग्रुप का है, और ये जीरो फेज डिफरेंस ग्रुप क्या है वो मैं ग्रुप कनेक्शन में समझा दूंगी। तो ये फेज डिफरेंस इनके बीच में जीरो है, तो इसका मतलब सेकेंड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी अपने सेकेंडरी में जीरो फेज डिफरेंस पर ईएमएफ इंड्यूस करेगी और उसका मैग्नीट्यूड Vs लेकर चल रहे हैं, जो कि Vp से डिफरेंट होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो पर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। और VCA की वजह से VAC मैग्नीट्यूड का ईएमएफ इंड्यूस होगा जीरो फेज डिफरेंस पर, क्योंकि वापस से ये तीनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल होने की वजह से इनके टर्न्स रेशियो भी आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब सेकेंड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जिस मैग्नीट्यूड का ईएमएफ डेवलप करेगी वही का वही थर्ड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी थर्ड ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में भी वही का वही ईएमएफ इंड्यूस करेगी। बट अब फर्स्ट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तो नहीं है, उसके बावजूद हम A और B के बीच में लाइन वोल्टेज VAB दे ही रहे हैं। तो ठीक है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में मुझे कितना वोल्टेज मिलेगा? ये वाला वोल्टेज मिल ही रहा है। यहाँ पे अगर मैं वोल्ट मीटर लगा देती हूँ तो मुझे ये वोल्टेज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे प्राइमरी है नहीं, ना ही सेकेंडरी है, तो म्यूचुअल इंडक्शन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो A और B के बीच में तो EMF हम दे ही रहे, पर क्या स्मॉल ab के बीच में EMF आएगा? तो यस, ये आएगा। तो ये पर्टिकुलर सेकेंडरीज का जो मैं लूप समझूं, एब्स्ट्रैक्ट लूप, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर है, यहाँ पे भी सॉलिड है और यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी एक वोल्टेज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक वोल्टेज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और एक वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। इन दोनों स्मॉल a और b टर्मिनल्स के बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाती हूँ तो मुझे एक वोल्टेज वहाँ पर मिलेगा। कितना होगा वो मुझे नहीं मालूम, पर कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा। वो वोल्टेज किसका अलजेब्रिक सम होगा? VC और VBC का अलजेब्रिक सम होगा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने VCA VBC की प्लस माइनस पोलैरिटी बता दी है, और साथ में VAB की पोलैरिटी मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ वो भी मैंने प्लस माइनस यहाँ पर बता दिया है। अब मैं यहाँ पर इस लूप में B और C लूप में B और C लूप में एब्स्ट्रैक्ट लूप में मैं KVL इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि ये है। ये KVL इक्वेशन VAB, मतलब चलो VAB पहले नहीं लेते, VBC VCA और फिर VAB को लेकर मैं इसका अलजेब्रिक सम 0 दिखा सकती हूँ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये ट्रू है। अब VAB को मैंने LHS में रखा और VBC और VCA को दूसरी तरफ ले गई। क्यों? क्योंकि मुझे VBC पता है, स्मॉल VBC मालूम है और स्मॉल VCA मालूम है। तो मैंने VBC के मैग्नीट्यूड को माइनस VS एंगल 0 रखा और VCA के मैग्नीट्यूड को मैंने VS एंगल माइनस 120 रखा। माइनस VS तो ठीक है, पर माइनस VS एंगल 0 को मैं ओनली VS लिख सकती हूँ। ये नेटवर्क एनालिसिस में हम फेजर्स के कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस दौरान हम पढ़ चुके हैं। माइनस VS जो है वो जो है माइनस एंगल 120 डिग्री को मैं कॉस ऑफ माइनस 120 डिग्री प्लस J साइन ऑफ माइनस 120 डिग्री लिख सकती हूँ एक्सपैंड करके।
माइनस वी एस हो गया, ये भी माइनस वी एस हो गया, और कॉस ऑफ माइनस 120 मतलब कॉस ऑफ प्लस 120 डिग्री मैथ्स के अकॉर्डिंग, और प्लस जे साइन माइनस 120 डिग्री मतलब माइनस जे साइन 120 डिग्री, ये भी मैथ्स के अकॉर्डिंग। अब माइनस वी एस मैंने कॉमन निकाल लिया, इसकी जगह पर प्लस 1 आ गया, कॉस ऑफ 120 डिग्री की जगह मेरे पास आ गया -0.5, और माइनस जे साइन 120 डिग्री की जगह मेरे पास आ गया -j.866। 1 माइनस 0.5 जो हो गया वो 0.5, और माइनस j.866 है ही, माइनस वी एस बाहर है, माइनस को जब मैं अंदर ले जाती हूँ तो रियल टर्म भी मेरी -0.5 हो गई और इमेजिनरी टर्म मेरी प्लस j.866 हो गई। तो इस तरीके से मेरा टोटल ओवरऑल जब मैं इस रियल और इमेजिनरी को वापस कॉम्पैक्ट पोलर फॉर्म में करती हूँ तो ये मुझे प्लस 120 डिग्री देता है। इसका मतलब देखिए कि हमारा VAB इंडक्शन के थ्रू नहीं, सिर्फ कंडक्शन, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का जो मुझे सम मिल रहा है यहाँ पर एल्जेब्रिक, वो मुझे बैलेंस्ड वाला ही मिल रहा है, जो कि कितना होगा, VBC से प्लस 120 डिग्री आगे है, और लंबाई भी उसकी कितनी मिल रही है, प्लस लेंथ, मुझे प्लस नहीं बोलना चाहिए, लेंथ उसकी मुझे VS ही मिल रही है। तो अब मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह VAB इक्वल टू फेजर ऑफ VAB इज इक्वल टू VS एंगल प्लस 120 डिग्री लिख सकती हूँ। और क्या मीनिंग है कि सप्लाई हमने बैलेंस्ड दिया था तो हमें आउटपुट पर भी क्या मिल रहा है, बैलेंस्ड ही मिल रहा है, जबकि ट्रांसफार्मर 2 ही है, 3 नहीं है। इसका मतलब ओपन डेल्टा वर्क्स, ओपन डेल्टा काम करता है रिलायबिलिटी ऑफ द पावर सप्लाई को मेंटेन करने में भी, और पावर क्वालिटी भी मेंटेन रहती, मतलब सप्लाई अगर बैलेंस्ड है तो आउटपुट पर भी हमें बैलेंस्ड मिलेगा। इसके आगे ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगी ओपन डेल्टा में पावर ट्रांसमिशन कितनी क्वांटिटी से होता है या कितने परसेंटेज में होता है विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, और साथ में इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर की करंट कैरिंग कंडीशन क्या होती है, क्या करंट इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर्स में बहने वाला बढ़ जाता है ओपन डेल्टा में कि कम हो जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन दोनों ट्रांसफार्मर्स का किस हिसाब से होता है, ये सारी चीज़ें मैं सेकेंड पार्ट में डिस्कस करूंगी। मैं इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को लेकर आऊँगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आगे जाकर आप लोगों को ये महसूस होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स में पढ़ रहे हैं वही पावर सिस्टम में और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वही इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये बहुत ही जनरलाइज कॉन्सेप्ट्स मैं बार बार अपने हर वीडियो में बात करूँगी। कुछ मैं जनरलाइज जो कॉन्सेप्ट्स है जो हर जगह इम्प्लीमेंट होते हैं उनके लिए भी मैं स्पेशल वीडियोस लेकर आऊँगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, साथ में आपको कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और व्यूज़ जितने बढ़ा सकते बढ़ाइए, because this is for electrical engineering students and I am having the passion for teaching in electrical subjects. Thank you.